नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय आज आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 378 चोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। कब चोरी का अपराध पूर्ण होता है, कब चोरी का अपराध नहीं पूर्ण होता है, कब चोरी कारित की गई मानी जाती है, किन परिस्थितियों में चोरी कारित की गई नहीं मानी जाती है। चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सहमति के बिना कोई चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाता है तो यह माना जाता उस व्यक्ति ने उस संपत्ति की चोरी की है। चोरी की 5 आवश्यक शर्तें हैं और इसमें 5 स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। इन स्पष्टीकरणों को हम आपको इन आवश्यक शर्तों के साथ जोड़ के पढ़ाएंगे, जिससे आपको भी यह जानकारी होगा कि किस आवश्यक शर्त को किस स्पष्टीकरण के साथ या किस स्पष्टीकरण को किस आवश्यक शर्त के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। इसकी 5 आवश्यक शर्तों को पहले हम आपको बताते हैं। पहला है बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए, दूसरा है चल संपत्ति होना चाहिए, तीसरा है दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए, चौथा है उसकी सम्मति के बिना लिया जाना चाहिए, उसकी सहमति के बिना लिए जाना चाहिए, और पांचवा है ले लेने के लिए हटाया जाना चाहिए। ये 5 आवश्यक शर्तें हैं चोरी की। अब आपको हम इन 5 आवश्यक शर्तों को विस्तृत में बताएंगे। पहला है बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए, यानी संपत्ति को हटाते समय किसी व्यक्ति की बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए, इसकी पहली आवश्यक शर्त है। यानी कि यदि उस चल संपत्ति को हटाते समय उस व्यक्ति की आशय बेईमानी पूर्ण आशय नहीं है तो वह चोरी का अपराध नहीं माना जाएगा। बेईमानी को भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है बेईमानी पूर्ण आशय किसी व्यक्ति का तब माना जाता है जब उस कार्य से सदोष लाभ अथवा सदोष हानि हो। सदोष हानि और सदोष लाभ को भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत ढंग से लाभ अर्जित करता है तो वह सदोष लाभ कहलाता है, और कोई व्यक्ति सदोष मतलब गलत ढंग से हानि कारित करता है तो वह सदोष हानि कहलाता है। यानी चोरी के अपराध कारित करने के लिए सदोष हानि अथवा सदोष लाभ का होना आवश्यक है, या दोनों में से एक का होना आवश्यक है। आपको इसके लिए एक उदाहरण देते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसी में सदोष लाभ या हानि होने का क्या अर्थ होता है। जैसे ए बी के घर में दावत खाने जाता है, बी उसको दावत बुलाए रहता है। बी के घर पे दावत खाने जाता है और वह बारिश का मौसम इसलिए वह छाता लेकर जाता है। वह अपना छाता, बी का छाता जहाँ रखा हुआ होता है वहाँ रखता है और दावत खाता है। आते वक्त वह छाता को उठाता है, वो बस वह बी का छाता उठाता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं रहता है। वह जब वह घर पे आता है तो उसको ज्ञात होता है कि वह बी का छाता लेकर आया है, और सोचता है कि प्रातःकाल इसको ले जाकर उसको दे देंगे। उसमें उसका बेईमानी पूर्ण आशय नहीं होता है। इसमें ए को ना सदोष लाभ होता है और बी को ना सदोष हानि होता है, इसलिए यहाँ पर चोरी का अपराध कारित किया गया नहीं माना जाता है। इस पर एक वाद बताते हैं, रामेश्वर सिंह का वाद है, 1936 का वाद है, जिसमें एक संभ्रांत व्यक्ति होते हैं। वे एक साइकिल को लेकर मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर उनकी साइकिल खो जाती है, और वो गलती से दूसरे की साइकिल अपने घर पे उठा ले जाते हैं। उनका आशय बेईमानी पूर्ण आशय नहीं रहता है और ना ही उससे सदोष लाभ अर्जित होता है, वो भूलवश उस साइकिल को लेके जाते हैं। इस मामले में न्यायालय ने उन्हें चोरी के लिए दायी नहीं ठहराया। चोरी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से हटाया जाए। यदि किसी संपत्ति को कुछ समय के लिए भी हटाया जाता है तो भी यह माना जाता है कि वह चोरी का अपराध कारित किया गया है। जैसे एक वाद है, प्यारे लाल का वाद है, 1963 सुप्रीम कोर्ट का वाद है, जिसमें एक अभियुक्त रहता है, वह सरकारी कर्मचारी रहते हैं। वो दफ्तर से
एक फाइल निकालते हैं और वो घर ले जाते हैं और एक दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, और दूसरा व्यक्ति 2 दिन लिए रहता है और उससे 2 दिन बाद लेकर उस फाइल को यथावत उसी स्थान पर ले जाकर रख देते हैं। फिर भी इस मामले में न्यायालय ने उन्हें चोरी के लिए दायी ठहराया। जहाँ तक चोरी का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में विद्युत चोरी को धारा 378 के अंतर्गत नहीं रखा है, क्योंकि धारा 22 में कहा गया है कि चल संपत्ति जो होती है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग करके चल संपत्ति की तरह अलग करके नहीं ले जा सकता, यानी कि वह तार के माध्यम से जुड़कर ही दूसरे स्थान पे जा सकती है। इसलिए उसे चोरी 378 के अंतर्गत ना रख के वो विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उसे दायी ठहराएगा। ये तार को काट कर ले जाएंगे तो वह तार का चोरी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत वहाँ रुक जाएगी, इसलिए वह 378 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें अवतार सिंह का वाद है, 1965 का वाद है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्धारित किया है कि यदि विद्युत चोरी का मामला है तो वह विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखा जाएगा, भारतीय दंड संहिता के 378 के अनुसार नहीं देखा जाएगा। अब यह जानना है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो हाँ, कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है। इसके लिए आपको इसका दृष्टांत के देखना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति का है, वह अपनी एक घड़ी को या के पास गिरवी रखता है जिससे उससे पैसे लेता है, और फिर बाद में वह या के पास जाता है और या के कब्जे में से घड़ी को बेईमानीपूर्ण आशय से चुपके से चुरा कर या चुपके से ले आता है। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि उसने चोरी का अपराध कारित किया, क्योंकि वह संपत्ति देकर उस घड़ी को अपने पास गिरवी रखा था। जब तक वह संपत्ति देकर उस घड़ी को नहीं लिया जाएगा तब तक वह घड़ी या के कब्जे में मानी जाएगी, और या के कब्जे में से वह घड़ी यदि लेकर आता है तो वह चोरी का अपराध माना जाएगा। अब एक प्रश्न और यह उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की संपत्ति का चोरी कर सकता है, या पत्नी अपनी पति की संपत्ति की चोरी कर सकती है? हाँ, कर सकती है, क्योंकि विधि की दृष्टि में पति और पत्नी को दोनों को अलग अलग व्यक्ति माना गया है। चूंकि धारा 27 आपको ध्यान में रखना होगा, धारा 27 में कहा गया है कि पत्नी, लिपिक, सेवक के कब्जे में यदि स्वामी कोई संपत्ति दे रखा है तो वह माना जाता है कि वह स्वामी के ही कब्जे में है। लेकिन यदि वह स्वामी उस संपत्ति को दे रखा है तो वह स्वामी की संपत्ति मानी जाती है, न कि जो लिपिक की, सेवक या पत्नी की संपत्ति स्वयं की संपत्ति होती है वह स्वामी की संपत्ति नहीं मानी जाती है। और उस संपत्ति को यदि पति पत्नी की संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से लेता है तो वह भी चोरी माना जाएगा, और पत्नी पति की संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से लेती है तो भी वह चोरी का अपराध माना जाएगा। यह आपका पहला आवश्यक शर्त हुआ। अब हम आपको दूसरी आवश्यक शर्त बताते हैं, जिसमें जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति के बारे में बताया गया है। यह चोरी की दूसरी आवश्यक शर्त है। धारा 22 में जंगम या चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है ऐसी संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है चल संपत्ति कहलाता है। यही कारण है कि जो आपको अवतार सिंह का वाद बताए हैं, विद्युत को चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं रखा गया क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था, इसीलिए उसे धारा 378 के अंतर्गत चोरी में नहीं रखा गया, बल्कि उसे विद्युत अधिनियम के अंतर्गत चोरी के लिए दायी ठहराया गया था। क्योंकि विद्युत चोरी में जो विद्युत होती है उसे काट कर या उसे वहाँ से हटा कर अलग नहीं किया जा सकता, उसको कम्युनिकेट मतलब उसे जोड़ कर ही दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता, अलग करके
उसे नहीं लिया जा सकता, इसलिए उसे चल संपत्ति नहीं मानी गई है। चल संपत्ति में आपको हम इसका अब हम आपको इसमें स्पष्टीकरण 1 को जोड़ना होगा। इसमें स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है, यदि कोई वस्तु किसी अचल संपत्ति से जुड़ी हुई है और उसे उससे अलग कर दिया जाता है तो वह चोरी की विषय वस्तु हो जाएगी। जैसे या कि सहमति के बिना, या के कब्जे में से, या के वृक्ष को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए ए उसे काटता है और काट के जैसे ही अलग करता है तो ज्यों ही वह संपत्ति, वह वृक्ष उस पौधे मतलब उस पेड़ से अलग होता है, जैसे वह कट जाता है, यह मान लिया जाता है कि उसने चोरी का अपराध कारित कर दिया। इसका स्पष्टीकरण आपको 2 भी जानना चाहिए। इसमें किसी अचल संपत्ति के बारे में बताया गया है कि अचल संपत्ति जो भूमि से जुड़ी हुई है और भूमि से अलग किया जाता है, उसको हटाने के लिए। तो जैसे हो उसको भूमि से हटाने के लिए ज्यों ही उसे भूमि से अलग किया जाता है तो वह भी चोरी मान ली जाती है, वहाँ पर चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है। अब हम आपको तीसरी आवश्यक शर्त बताएंगे जिसमें लिखा हुआ है दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से संपत्ति हटाना। यानी यहाँ चोरी की तीसरी आवश्यक शर्त है जिसमें चल संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाया जाता है। वह संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। जो चल संपत्ति बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाया जाता है वह किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि चोरी स्वामित्व के विरुद्ध नहीं होती है बल्कि कब्जे के विरुद्ध अपराध होती है। चोरी स्वामित्व के विरुद्ध नहीं बल्कि कब्जे के विरुद्ध अपराध है। यहाँ पर आपको एक हम उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं आपको स्पष्ट इसका दृष्टांत डी बताते हैं जिसमें स्वामी अपने सेवक को यानी कि ए वाई को या ए या का या को एक प्लेट देख रेख के लिए दे रखा था और देख रेख के दौरान या की सहमति के बिना जब तक वह देख रेख में दे रखा था या अपने सेवक को दे रखा था, यहाँ पर धारा 27 लागू होगा। धारा 27 में कहा गया सेवक लिपिक और पत्नी को यदि कोई संपत्ति दे रखा है स्वामी ने तो यह माना जाता है कि वह संपत्ति स्वामी के पास है। या को वह प्लेट देख रेख के लिए दे रखा था और या उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से उस प्लेट को लेकर भाग जाता है तो यह माना जाता है कि उसने चोरी किया है, क्योंकि वह संपत्ति ए के पास ही मानी जाएगी, क्योंकि धारा 27 के अनुसार वह संपत्ति ए के ही कब्जे में मानी जाएगी, यानी या के ही कब्जे में मानी जाएगी। और या जो संपत्ति को लेकर भाग गया, उस प्लेट को लेकर भाग गया, या माना जाएगा कि उसने चोरी का अपराध कारित किया है। अब हम आपको इसका चौथा आवश्यक तत्व बताएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना उस संपत्ति को हटाना चाहिए। यानी उस संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए और उसकी सहमति के बिना हटाया जाना चाहिए। यह चोरी की चौथी आवश्यक शर्त है जिसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में से उस चल संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाया जाता है उसमें उस व्यक्ति की ना तो विवक्षित सहमति होती है और ना ही वास्तविक सहमति होती है। यह आपको हम स्पष्टीकरण 5 बता रहे हैं। इसके लिए आपको एक उदाहरण बताते हैं। उदाहरण क्या बताते हैं, इसके लिए भी दृष्टांत आपको एन देखना चाहिए। एन को बताते हैं हम आपको, या की पत्नी है, वह
का को खैरात देती है, यानी का उससे खैरात मांगता है, या कि पत्नी से का खैरात मांगता है। वह का को या की पत्नी का को धन, भोजन और कुछ आवश्यक कपड़े देती है, जिसको का जानता है कि वह उसके पति के हैं, लेकिन का के दिमाग में इतना है कि वह उन सभी वस्तुओं को देने के लिए पूर्णतः देने के लिए दायी है, यानी उसके पति की उसमें सहमति है, वह उसको दे सकती है। तब वह उस संपत्ति को यदि स्वीकार करता है, ले लेता है, तो यह माना जाता है कि उसने चोरी नहीं की है। इसी का दृष्टांत वो है जिसमें का जो है या की पत्नी का जार रहता है, यानी उसका का या की पत्नी से अवैध संबंध रहता है। वह का को एक मूल्यवान संपत्ति देती है, यानी मान लीजिए कोई अंगूठी है, मूल्यवान संपत्ति देती है, जिसके संबंध में का यह जानता है कि वह उसके पति के हैं, और यह भी जानता है कि या की पत्नी उसे देने के लिए प्राधिकृत नहीं है, यानी वह देने के लिए उसके पास अधिकार नहीं है। फिर भी का बेईमानीपूर्ण आशय से उसे ले लेता है उससे, तो यह माना जाता है कि उसने उस संपत्ति की चोरी की है। यह आपका चौथा आवश्यक शर्त था। अब हम आपको इसकी पांचवी आवश्यक शर्त यानी अंतिम आवश्यक शर्त बताते हैं, जिसमें बताया गया है कि उस चल संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाना आवश्यक है। उस चल संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाना आवश्यक है, यानी इसका पांचवा आवश्यक शर्त ही है हटाना, यानी संपत्ति को ले लेने के लिए हटाना। हटाने में आपको बताए थे कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई संपत्ति है उसे अस्थायी रूप से हटाया जाए। इसके स्पष्टीकरण 2 में हमने बताया था कि कोई यह जरूरी नहीं कि उसे अस्थायी रूप से हटाया जाए। यदि उसे कुछ समय के लिए भी हटाया जाता है तो भी यह माना जाता है कि उस व्यक्ति ने उस संपत्ति की चोरी की है, जिसमें अभी हमने आपको प्यारेलाल का वाद बताया था, जिसमें प्यारेलाल जी ने वो सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं वो संपत्ति को 2 दिन के लिए कार्यालय से निकाल कर लेके जाते हैं, किसी थर्ड पर्सन को देते हैं और 2 दिन बाद उस फाइल को वहीं उसी स्थान पर ले जाकर रख देते हैं। फिर भी इस मामले में चोरी मानी गई थी, क्योंकि चोरी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस संपत्ति को अस्थायी रूप से हटाया जाए। यदि उस संपत्ति को कुछ समय के लिए भी हटाया जाता है तो भी यह माना जाता है कि उसने चोरी का अपराध किया है। स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि यदि किसी अचल संपत्ति को किसी जो भूमि से जुड़ी हुई है उसे वहाँ से हटाया जाता है तो भी यह मान लिया जाता है कि वह चोरी का अपराध पूर्ण हो गया है। जैसे कि या के कब्जे में, अभी हमने एक उदाहरण जो बताया था, दृष्टांत ए बताया था, या के कब्जे में कोई वृक्ष रहता है, या कि भूमि में रहता है, या कि सहमत के बिना उसे वह काट के अलग कर देता है, काट के अलग करता है, तो ज्यों ही उस वृक्ष को जड़ से काट के अलग करता है यह मान लिया जाता है कि उसने चोरी का अपराध कारित किया है। इसका स्पष्टीकरण आपको 3 जानना चाहिए। इसी में स्पष्टीकरण 3 भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई वस्तु ऊँट के सहारे या किसी माध्यम के सहारे किसी स्थान पे रुका हुआ है और यदि उस ऊँट को हटा दिया जाता है तो भी यह माना जाता है कि उसने उस अपराध को, चोरी के अपराध को कारित किया है। यानी उससे अलग अगर वो ऊँट को पृथक किया, जैसे वो हटाया, या मान लिया जाता है कि उसने उस अपराध को कारित किया। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे एक रिक्शा है, ढलान पे खड़ा हुआ है और वो उसके पहिए के नीचे ईंट रखा हुआ है जिससे वह रुका हुआ है,
और वो रिक्शे को चुराना चाहता है। तो जैसे और रिक्शा अगर नीचे गया, आगे अंधकार है, वह ओट को हटा देता है, रिक्शा अपने आप ढुलकते ढुलकते अंधकार की तरफ जाने लगता है। तो जैसे ही ओट को हटाया, रिक्शा अंधकार की तरफ गया कि जिससे वह वहाँ से चोरी कर ले। तो जैसे ही वह ओट को हटाता है, या मान लिया जाता है कि उसने चोरी का अपराध कारित किया है। ऐसे ही नाव बंधी हुई है खूंटे से, और वह सोचता है कि नाव अगर यहाँ से हट जाए और थोड़े आगे चली जाए तो वहाँ से हम चुरा सकते हैं। और तो इस आशय से, और जैसे बेईमानीपूर्ण आशय से रस्सी को काटता है कि नाव आगे बढ़कर जाएगी, हम उसको चुरा लेंगे। तो जैसे उस रस्सी को काटता है, यह मान लिया जाता है कि उसने चोरी का अपराध कारित किया है। यहीं पर आपको इसका स्पष्टीकरण 4 भी देखना होगा कि जीव जंतु का चोरी, या जीव जंतु के साथ कोई बहुमूल्य सामान है तो उसकी चोरी कब मानी जाती है। तो जीव जंतु की चोरी उसी वक्त मान लीजिए जैसे कोई सामान है जिससे वह जीव जंतु जिसको देखकर लुभाता है, और उस चीज़ को दिखाने से वह जीव जंतु उस दिशा में गमन करता है, उस दिशा की ओर प्रस्थान करता है, उस दिशा की तरफ जैसे ही बढ़ता है, तो और चोरी करने के आशय से उस कार्य को किया जा रहा, तो जैसे ही वह कार्य शुरू होता है, वह मान लिया जाता है कि चोरी का अपराध हो गया। जैसे हम आपको इसका दृष्टांत बी और सी बताते हैं, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ए अपने जेब में कुत्ते को ललचाने वाली वस्तु रखता है, और इस प्रकार या के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ यदि का आशय या कि संपत्ति के बिना, या कि सम्मत के बिना, या के कब्जे में से उस कुत्ते के बेईमानी से ले लेने के लिए, ज्यों ही या के कुत्ते ने का के पीछे चलना प्रारंभ किया, का ने चोरी की है। ये आपका दृष्टांत भी है। जैसे ही उस ललचाने वाले बिस्कुट के माध्यम से उसको कुत्ते को अपने पीछे जैसे ही ले जाने के लिए उकसाता है, और कुत्ता जैसे उसके पीछे जाने लगता है, जैसे ही वह चलना प्रारंभ करता है उसके पीछे, वह मान लिया जाता है कि उसने चोरी की है। या जैसे इसका दृष्टांत सी है कि किसी बैल पे कोई मूल्यवान वस्तु रखा हुआ है, और उसे चोरी करने के आशय से उस बैल को इस दिशा में हाँकता है कि जिस दिशा में उसे चोरी करना आसान है, और उस दिशा में जैसे वह हाँकता है, और वह बैल जैसे ही उस दिशा में मुड़ता है जिस दिशा में वह मुड़ना चाहता, तो जैसे उस दिशा में गतिमान होता है, यह मान लिया जाता है कि उसने वो चोरी का अपराध कारित कर दिया गया है, कारित कर दिया है। यह आपका 5वां आवश्यक शर्त था, जिससे चोरी के बारे में सब स्पष्ट हो गया। अब हम आपको बताते हैं चोरी के लिए दंड। चोरी के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है यदि कोई व्यक्ति चोरी का अपराध कारित करेगा, उसे 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना, और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद।